औरंगजेब 10th पास किए जी। बोला कुछ नहीं करना, खाली फोन पे था। और देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए एक झंडा लहराना ये बहुत बड़ी बात है। वो भी फौज में, औरंगजेब फौज में। सबसे बड़ी कुर्बानी है देश के लिए। अगर हम बात करें औरंगजेब साहब की, तो क्या आपको ही देखकर उनको भी जज्बा आया देश सेवा का? सर अब हम बात करते हैं उस दिन की, 2018 का वो दिन जब वो ईद की छुट्टियों पर घर आ रहे थे। तो सर आपको उनका कोई फ़ोन आया, कैसे पता चला आपको कि वो छुट्टी आने हैं, और उसे वो पूरा किस्सा अगर आप सुना पाएंगे? वो श्रीनगर से निकला तो उस टाइम में उसने कॉल की, तो मेरा जो छोटा लड़का है तो उसको कॉल की कि मैं भी गेट से निकल आया हूँ। थोड़ी देर के बाद फोन लगा हुआ था तो काफ़ी अल्लाह गुला हुआ तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, तो सर एक किताब भी उनके ऊपर लिखी गई है जो दामिनी पूनिया जी द्वारा लिखी गई है। सर उस किताब के बारे में थोड़ा बताइए। इस वीर गति को जो उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद भी आपके 2 और बेटों ने फौज को ज्वाइन किया। 3 बेटों ने। जी यहाँ पे मौजूद है। सर जब भारत सरकार ने शहीद औरंगजेब जी को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया, तो आप और आपकी पत्नी जब उसे लेने गए, तो सर तब का मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि तब आपके दिल में क्या चल रहा था? निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ। अगर कोई किसी के एकदम घेराबंदी में आ जाता है तो वो गिड़गिड़ाता है, वो माफ़ी मांगता है, वो सब कुछ कर लेता है अपनी जान बचाने की। लेकिन मेरे बेटे ने हाथ नहीं फैलाई, बिड़बड़ाया नहीं है और कुछ नहीं किया। कम से कम जो है सीरिया के श्रीनगर में रहते हुए बहुत बड़े ऑपरेशन चलाए, बहुत बड़े ऑपरेशन। कहते हैं कि विरासत सिर्फ ज़मीन या दौलत की नहीं होती, असली विरासत तो देश प्रेम और हौसले से होती है। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आपने ट्यून किया है 88.4 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रेडियो स्टेशन सदाए पीर पंचाल, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे निधि। श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान से रूबरू कराने जा रही हूँ जिनका जज्बा, जिनका हौसला एक चट्टान से भी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, मेरे साथ आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए देर ना करते हुए मैं ले चलती हूँ आपको सीधे उनसे मिलवाने। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ जी, जो शहीद औरंगजेब जी के पिता हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम सदाए पीर पंचाल की तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आपके स्वर्गीय बेटे के लिए, शहीद औरंगजेब साहब के लिए। सर हमारा पूरा देश उनके जज्बे, उनके हौसले को नमन करता है। जिस वीरता से उन्होंने वीर गति को प्राप्त होते हैं वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं सर उसको। तो सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंजाल के किस एरिया से? मैं सबसे पहले आपको अपने परिवार की तरफ से, अपने तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद कहता। जी
मैं तहसील मेंढरक डिस्ट्रिक्ट पावर से फिजिकल मानते तो हमारा 20 किले है वो है दिल्ली और जयपुर से, जी जो अभी यहाँ 1947 से लेकर आज तक हम यहाँ पे मौजूद है। 1947 से आप खिताए पीर पंचाल में रह रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जी जी तो उस दौरान हमारे जो बुजुर्ग वहाँ दिल्ली से आए थे, हमारे जो परदादी वो अध्यापक थे, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ जो वक्ती हाल जो थे चीज उस पर कोई मतलब उस हिसाब से इतनी लंबी हमारी ना यहाँ को रिश्तेदारी है, ना ही हमारे पास कोई बेसिकली कोई रास्ता पुरानी कोई ज़मीन है। जी जी तो फिर उस दिन से हम यहीं रह रहे, हमारे बाप दादा भी चले गए दुनिया से, अभी हमारा भी वक्त आने वाला बस नज़दीक ही लगा है। जी तो आने के बाद उनके राजा हरि सिंह थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो ज़मीन वगैरह हमारे राइस श्याम मिल के लिए दी, ये उनकी घर वाले यहाँ पर। अभी आपने जो सवाल पूछा उसका मैं आपको यही बताऊं कि अगर कोई किसी के एकदम घेराबंदी में आ जाता है तो वो गिड़गिड़ाता है, वो माफ़ी मांगता है, वो सब कुछ कर लेता है अपनी जान बचाने की। जी जी लेकिन मेरे बेटे ने हाथ नहीं फैलाई, बिड़बड़ाया नहीं है और कुछ नहीं किया। कम अज़ कम जो है सीरिया के श्रीनगर में रहते हुए बहुत बड़े ऑपरेशन चलाए, बहुत बड़े ऑपरेशन, और कि कल भी मैं आपको बताया था मैं क्या 31+ कुछ ऑपरेशन लंच करवाए, जी और सबसे फर्स्टली उन्हीं का नाम था को वही कराते थे उसमें। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि कोई और अफसर नहीं था, कुछ जैसे नहीं था, कोई आवारा नहीं था, वो बात नहीं, लेकिन बात थी दिल की जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ वो पहुँचता, उसको मैं करवाता हूँ, उसकी अटैक वही करता था, अंदर जाता था, जो देश को नुकसान कर रही थी। और कहा सर, अगर मैं बात करूं तो आपके पूरे परिवार में ही देश प्रेम की सेवा का जो खून है वो दौड़ रहा है आपकी रगों में, तो कहाँ से ये शुरुआत हुई? मतलब सबसे पहले क्या आप फौज में गए या आपसे पहले भी जो आपके पूर्वज हैं वो फौज में अपनी सेवाएं देते आए हैं? देखो, पहले हमारा जो मेरा फादर था, मेरा दादा था, वो इस इलाके के नंबरदार थे। उस दौर के अंदर हमारे यहाँ फौज का कोई मैटर नहीं था, नहीं को पाती था जाने के लिए कोई कभी नहीं। वो सिविल पे उस टाइम में कोई बस्ती नहीं थी, क्योंकि हमारा ट्रस्ट फौज की रजौरी जो है ना, ये एक साइड से पूरा पकड़ बाहर रखा हुआ था। साइड में कोई याद ही नहीं, किसी को कोई चला जाता देखा, याद नहीं रहा, कोई आया था और चला गया। वो बात वही थी। हमारा इलाका जो है ये पुचका वाला का, तो पोशीदा इलाका जिसके बीच में कोई बस्ती वगैरह नहीं थी, नहीं कोई स्कूल थी, नहीं पढ़ाई थी। जी। तो हमारा जो खानदान पीछे जो आए थे वो भी पढ़े लिखे थे, इसने पढ़ाई थी, लेकिन प्राइमरी जगह 5वीं पास, मेरा फादर या 8वीं पास था, मेरा दादा जो है वो 7वीं पास था। ऐसे करके हमारा खानदान जो दिल्ली से चला वो पढ़े लिखे थे। यहाँ पर जमीन पढ़ाई की बहुत बड़ी कदर थी। तो कभी उन्होंने भी ये राज किया यहाँ पे, मतलब जो भी काम था, मतलब लोगों को डील करना, मतलब बस उन्हीं का काम था, क्योंकि पढ़ाई उनके पास थी। यहाँ तो स्कूल ही कोई नहीं था, पढ़ लोग ज़्यादा थे। जी। तो हम भी नहीं पढ़ सके, क्योंकि हमारा भी इतना वो नहीं कर सके, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत कम है, और आज भी है। हाँ जी। आज स्कूल बड़े सख्त भी नदीम स्कूल 1 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे भी, 5 पे भी स्कूल है, इतने हैं राजस्थान में। तो आपके मन में कैसे आया कि आपको फौज जो है, फौज में अपनी सेवाएं देनी है, देश सेवा करनी है? देखो, ये शौक होती है, ये फसली भर्ती पहले हुई थी। अच्छा। हमारे गांव से फसली पहला आदमी मैं हूँ जी। जो मैं फौज के अंदर था। ओके। उसके अभी दुनिया पैरसन भी मुझे तकरीबन 33 साल हो गए रिटायरमेंट। अच्छा। तो हमारे गांव से कोई फौजी नहीं था। पुराने थे जो अंग्रेजों को वक्त में पुराने को बजब से, तो हमारे वो ज़बरदस्ती कहीं उस दौर के जो भर्ती किए थे, और की हिदायत भी हो गई। तो वो कहीं जब वो अंग्रेज़ों को दौर किया भर्ती, तो बाद में उनको भगा दिया कि ठीक है आप चले जाओ, घर वापस आ गए थे।
हमारे इलाके से कोई फौज का पता ही नहीं था। तो आप पहले हैं जो फौज में गए। मैं सबसे पहले, सबसे गाँव में सबसे सीनियर में हूँ। जी। तो सर आपने इतने साल देश की सेवा की, रक्षा की मैं कहूँगी, और उसके बाद फिर आपके बच्चों ने भी जो है वो फौज को ज्वाइन किया। अगर हम बात करें औरंगजेब साहब की, तो क्या आपको ही देखकर उनको भी जज्बा आया देश सेवा का? उसने बोला कि सबसे देखो हमारे कुरान में, गीता में या ग्रंथ में लिखा है भी तुम्हें कि सबसे बड़ी अगर कोई कुर्बानी है तो सिर्फ देश के लिए। बिल्कुल। अभी आए तो कहते हैं ना कि मैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन सबसे देखो हर मजहब के अंदर ये लिखा जी। किताब में दिखाए, पढ़ के देखो कि सबसे बड़ी कुर्बानी है देश के लिए। तो हमने टाइम, चलो मौत नहीं थी या हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना, लेकिन उसमें हमने कोशिश की कि जहाँ तक अपनी ईमानदारी से पूरी टाइम निकला। उसके बाद फिर भी मैंने चलो औरंगजेब जब बड़ा लड़का था, जब वापस आया तो जैसे उसने 10th पास की, जी। बोला कुछ नहीं करना, खाली फोन में करना और करना, हेड टीचर बना, हेड टीचर नहीं बना। और देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए एक झंडा लहराना, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी फौज में, औरंगजेब फौज में, सभी तकरीबन हमारे परिवार के सभी डिफेंस के। तो सर अगर हम औरंगजेब साहब की बात करें, तो औरंगजेब साहब कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, और कितने साल के थे जब उन्होंने फौज को ज्वाइन किया? उन्होंने देखा हमारे गाँव में 10वीं तक स्कूल था। 10वीं पास करने के बाद पहुँच 11वीं में एडमिशन में। फिर उसने 12th जब 12वीं पास की तो पास करते उन्होंने बोला यार कुछ नहीं है। वापस आया तो बोला पढ़ना तो है लेकिन चलो कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना, जी। कहीं आगे पीछे जहाँ पड़ेगा, नहीं तो फूट गया। तो फिर फर्स्टली पहले गए तो वहीं उनकी भर्ती हो गई। और बोला मैं तो भर्ती हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। उसके बाद उसने फौज में जाने के बाद जी। मतलब 13वीं और मतलब 14वीं 2 क्लास बाद में की है उसने। अच्छा, उनकी पढ़ाई जो है फौज में जाने के बाद भी कर सी। चल के रही पढ़ाई। बोला कब कुछ बनूंगा, उसे करूँगा, जहाँ पहुँचा आगे कोशिश करता है वहाँ भी। तो 2 क्लास से 4 में जाने पास की। तो सर अब हम बात करते हैं उस दिन की, 2018 का वो दिन जब वो ईद की छुट्टियों पर घर आ रहे थे। तो सर आपको उनका कोई फ़ोन आया, कैसे पता चला आपको कि वो छुट्टी आने हैं, और उसे वो पूरा किस्सा अगर आप सुना पाएंगे?